मैं पवन पारसवार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोर एप्टी पे। अब हम देखने वाले परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हम परसेंटेज क्यों यूज करते हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके हिसाब से कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे जो परसेंटेज चेंज के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। तो आज उसी को हम आगे बढ़ते हुए देखने वाले, प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। ओके, टॉपिक बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें स्कोरिंग के चांस रहते हैं, इसलिए मैं इसको भी ले रहा हूं। प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। देखिए, प्राइस का तो आपको पता ही होगा। अगर आप कोई भी चीज कभी भी खरीदने जाते हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट आप खरीदते हो, जैसे कि पेन हो गया, पेपर हो गया, कुछ भी आप खरीदो, शुगर, साल्ट वगैरह वगैरह etc, तो उसका कुछ प्राइस रहता है। ओके, और वो किस बेसिस पे रहता है? पर केजी, पर पीस, इस हिसाब से प्राइस रहता है। और कंजम्पशन मतलब आपने कितना लिया। अगर आपके पास पेन की प्राइस है 5 रुपीज पर पेन, या फिर 5 रुपीज है पर ऑब्जेक्ट, या फिर पर पीस, और आपने लिया 5 पेन लिए आपने, या फिर 4 पेन लिए, तो आपका कंजम्पशन कितना हो गया? 4 हो गया। क्यों? क्योंकि आपने 4 क्वांटिटी में या फिर 4 पीस ऑफ पेन लिए, इसका मतलब आपका जो कंजम्पशन है वो हो गया 4। अब मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट से बताता हूँ। फर्स्ट 15 रुपीज पर केजी। 15 रुपीज पर केजी हम कंसिडर करते हैं साल्ट। ओके, अब ये हो गया प्राइस। अब हमारा कंजम्पशन क्या होगा? कंजम्पशन, अब देखिए 15 रुपीज पर केजी उसका क्या है? प्राइस है। और उसके हिसाब से सपोज आपने दुकान से लाए 5 केजी। ओके, उसके हिसाब से आपने कितना लाया? 5 केजी लाया, तो ये क्या हो गया आपका? कंजम्पशन। वे क्या है? केजी में। ओके, अब एक्सपेंडिचर क्या होगा? प्राइस इंटू आपने कितना लिया, मतलब कैसे होगा एक्सपेंडिचर? 5 रुपीज का एक पेन है। ओके, 5 रुपीज का एक पेन है, आपने 4 पेन लिए, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 5 इंटू 4। उसी हिसाब से 15 रुपीज पर केजी हमारा साल्ट है, और हमने कितना लिया? 5 केजी लिए, तो उसके हिसाब से हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया? हम इसको ईज के लिए 6 ले लेते हैं, तो होगा क्या? 15 इंटू 6 90। ये क्या होगा? रुपीज, क्योंकि रुपीज में ही देंगे ना। ये क्या होगा हमारा? एक्सपेंडिचर। ओके, समझ रहा है? प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। अब इसका एक इक्वेशन बनता है, वो किस फॉर्म में बनता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ये इक्वेशन हमें हमेशा ध्यान में रखना है। हम इसको 1 नंबर देते हैं या फिर कोई भी नंबर होगा, यही इक्वेशन से हमें पूरा का पूरा ये चैप्टर है सॉल्व करना है। कैसे? प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, हमें इसकी एनालिसिस करनी होगी और इसका हमें कुछ समझना होगा। अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में भी हमें ऐसे ही इक्वेशन मिलता था। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ओके, और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के जो फर्स्ट लेक्चर में हमने एनालिसिस की थी, वही सेम एनालिसिस हम प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर में भी कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बाद में देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर मैं डिटेल में एक उसका एनालिसिस लेने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पर हमें समझना क्या है? प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर का मीनिंग्स यहाँ पर समझ लेना है। तो प्राइस और कंजम्पशन का क्या रिलेशन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के क्या रिलेशन है, प्राइस और एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशन है, वो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब हमें एनालिसिस करनी है। अगर आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का आपको अगर याद होगा तो उसका इक्वेशन क्या था हमारा? स्पीड इंटू, ओके, इधर हम यहाँ पर नीचे लिखते थे, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये हमारा उस टाइम का इक्वेशन था। ओके, अब हमें करना क्या है? इसी इक्वेशन को ध्यान में रखना है, और जो न्यू इक्वेशन है हमारा क्या है? प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इस इक्वेशन को भी हमें अब ध्यान में रखना है। ओके, अब देखिएगा, तब हमने किया क्या था? जब स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे तो हमने पहले स्पीड कांस्टेंट लिया था, फिर टाइम कांस्टेंट लिया था, फिर डिस्टेंस कांस्टेंट लिया था। ओके, उसी हिसाब से हमें यहाँ पर क्या करना क्या है? पहले हम प्राइस कांस्टेंट लेके एनालिसिस करेंगे, फिर कंजम्पशन, और फिर एक्सपेंडिचर को हम कांस्टेंट लेके जो है हमारा
एनालिसिस करने वाले हैं। उसके हिसाब से हमें 2-3 फॉर्मूले मिलेंगे और उसी हम फॉर्मूले को यूज करके पूरा का पूरा हम चैप्टर सॉल्व करने वाले। अब देखिए रैंडमली किसी भी ऑब्जेक्ट का, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हमने प्राइस कंसीडर कर ली 15, प्राइस हमने 15 कंसीडर कर ली उसकी, ओके 15 क्यों? क्योंकि बोथ केस में हमने 2 केस हमें लगेंगे एनालिसिस के लिए और 2 केस में हमने प्राइस क्या रखी है, कांस्टेंट। इसका मतलब हमारा क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में हमें जो प्राइस मिलनी थी वो मिल गई 15 एंड 15। अब अगर फर्स्ट केस में कंजम्पशन है 6 kg या फिर 6 यूनिट का और सेकंड केस में कंजम्पशन है 8 kg या फिर 8 यूनिट बोल सकते हैं हम, तो इसमें एक्सपेंडिचर क्या होगा हमारा, ये इक्वेशन है यहाँ पर, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, तो 15 1 जा 15, 15 6 जा 90। इस केस में हमें 90 मिल गया। अब नेक्स्ट केस में होगा क्या हमारा, 15 इंटू 8 हमें मिलेगा 120, 120 यहां पर हमें मिल गया। अब देखिएगा यहां पर एक हमने टेबल बना लिया, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन की वैल्यू को हम P1 C1 E1 बोलेंगे, सेकंड कंडीशन की वैल्यू को हम P2 C2 E2 बोलेंगे। अब होगा क्या, अगर फर्स्ट केस में हम 15 और 6 लिया है और 6 अगर हमारा कंजम्पशन है तो हमें एक्सपेंडिचर मिलेगा उनका मल्टीप्लीकेशन, और सेकंड केस में उन प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीप्लीकेशन। अब हमें लेना क्या है, तो इन दोनों का हमें रेशो लेना है। अब होगा P1 इज टू P2 का हमें रेशो लेना है, ओके। P1 इज टू P2 का रेशो क्या आएगा हमारा, 15 इज टू 15 मतलब 1 इज टू 1। C1 इज टू C2 हमें क्या मिलेगा, 6 इज टू 8 है। फर्स्ट केस में हमारा कंजम्पशन 6 था, यूनिट था, और सेकंड में 8 यूनिट था। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सो 3:4 हमारा क्या मिल गया, C1 इज टू C2। अब देखिए C1 और C2 का रेशियो भी हमें 3:4 मिल गया। अब हमें करना क्या है, E1 और E2 का रेशियो। E1 इज टू E2 हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट केस में हमारा एक्सपेंडिचर आया था 90 और सेकंड केस में आया था 120। अब 30 से डिवाइड कर देंगे, 33 जा 90, 34 जा 120। अब यहां से हमें एक बात नोटिस करनी है, C1 इज टू C2 और E1 इज टू E2 दोनों क्या है, सेम है। अब इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब हमारी प्राइस कांस्टेंट होती है तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये कंडीशन हमें अब ध्यान में रखनी है, ओके। समझ आ रहा है, पहले हमने प्राइस को कांस्टेंट लिया, उसके हिसाब से एक एनालिसिस की। अब देखिए हम अभी इसी कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या कांस्टेंट आएगा हमारा, प्राइस तो कांस्टेंट हो गया, अभी कंजम्पशन आएगा कांस्टेंट। कंजम्पशन के लिए हम इतना लिख रहा हूं, तो आप इसको कंसिडर कर लीजिएगा। कंजम्पशन कांस्टेंट मतलब यहां पर क्या होगा, हमें कंजम्पशन जो है कांस्टेंट करना है। यहां पर देखिए अगर यहां पर हमने कंजम्पशन कांस्टेंट लिया, लेकिन 6 यूनिट बोथ केस में हमने यहां पर अभी 6 यूनिट लिया, मतलब हमारे जो कंजम्पशन है बोथ केस में 6 और 6 यूनिट, या फिर 6 kg बोलो, 6 पीस बोलो, या फिर 6 यूनिट बोलो, सेम है। अब देखिए कंजम्पशन कांस्टेंट है, उसके हिसाब से अब हम 2 प्राइस लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में 15 प्राइस लेंगे और सेकंड कंडीशन में 10 प्राइस लेंगे, ओके। अब उसके हिसाब से हमें यहां पर एक्सपेंडिचर भी तो चेंज करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर क्या होगा, P इंटू C, 15 6 जा 90, फर्स्ट केस सेम है, और सेकंड केस में देखिए 10 6 जा 60। अब देखिए यहां पर हमें मिला क्या, बोथ केस में, फर्स्ट केस में देखिए प्राइस क्या है 15, कंजम्पशन 6, एक्सपेंडिचर 90। सेकंड केस में क्या है, प्राइस 10 है, कंजम्पशन 6 यूनिट का है और एक्सपेंडिचर 60 का है। मतलब हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन को
बोथ केस में हमने कांस्टेंट लिया फिर सेम लिया। अब उसी हिसाब से हमें यहाँ पर भी अभी एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एनालिसिस में क्या होगा, P1:P2। तो फर्स्ट केस में हमारा P1 कितना है, फर्स्ट केस में हमारा P1 है 15 और सेकंड केस में है 10। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 3:2 का। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर C1 और C2 के केस में क्या होगा हमारा, 1 मिनट, हाँ, C1 और C2 के केस में C1 मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मतलब रेशियो 1:1 ही आएगा, 6:6 1:1। ओके, एक्सपेंडिचर क्या है, फर्स्ट केस में एक्सपेंडिचर 90 है, सेकेंड केस में एक्सपेंडिचर 60 है। अब सेम इसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे, 33 जा 90, 32 जा 60, तो यहाँ पर भी हमारा होगा 3:2। ओके, 3:2 यहाँ पर हमारा कंजम्पशन सॉरी एक्सपेंडिचर का भी रेशियो आ गया। अब इन तीन केस में फर्स्ट केस और थर्ड केस को ऑब्जर्व करना है। इसका मतलब क्या होगा, जब हमारा कंजम्पशन कांस्टेंट होगा उस केस में P1:P2 और E1:E2 सेम होगा। ओके, P1:P2 और E1:E2 सेम होगा। अब इसका मतलब हम जब कंजम्पशन कांस्टेंट है तो ये लिख सकते हैं P1/P2 इज इक्वल्स टू E1/E2। ये इक्वेशन अभी हमें ध्यान में रखना होगा जब कंजम्पशन कांस्टेंट है। थर्ड कंडीशन, इसमें क्या होगा हमारा, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट मतलब E जो है हमारा कांस्टेंट है, सपोज 120 और 120 है। ओके, 120 हमारा E है, सॉरी। अब इस केस में हमें करना क्या है, कुछ रैंडम प्राइस अज्यूम करना है, सपोज 20 कर ले और 15 कर ली। अब इससे हमें क्या है, कंजम्पशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, P इंटू सी इज इक्वल टू E होगा, तो C क्या होगा, E डिवाइडेड बाय P। C क्या होगा, E डिवाइडेड बाय P होगा। अब देखिए 120 डिवाइड बाय 20 कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, अब होगा क्या, 120 डिवाइड बाय 15 कितना आएगा, 8, 15 8 जा 120। तो ये हो गया टेबल। अब सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर एनालिसिस करनी है। और यहाँ पर देख लीजिएगा P1 क्या है 20, P2 15, C1 6, C2 8 और E1E2 तो 120, मतलब एक्सपेंडिचर हमने कांस्टेंट रखा है, मतलब सेम अमाउंट रखी है। तो अब हम बढ़ते हैं एनालिसिस की ओर। अब देखिए P1 क्या है 20:15। अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारा यहाँ पर आएगा क्या रेशियो, 4:3। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। अब देखिए C1 C2 का रेशियो क्या आएगा, C1 6 है, C2 8 है। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या, हमें मिलेगा क्या, 2 3 जा और 2 4 जा। अब E1E2 क्या है 120:120, मतलब 1:1। यहाँ पर ऑब्जर्व क्या करना है, हमें फर्स्ट टू कंडीशन ऑब्जर्व करनी है, 4:3 और 3:4। मतलब P1 और P2 का जो रेशियो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है, मतलब इनवर्स है किसके रेशियो से, C1 और C2 के रेशियो से। मतलब इस कंडीशन में हम ऐसे लिख सकते हैं P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल्स टू 1/C1 डिवाइडेड बाय C2। मतलब यहाँ पर अगर 4/3 है, 4:3 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 4:3, और ये 3 ऊपर आएगा तो हमें क्या मिलेगा, 3:4 मिलेगा। ठीक है, इनवर्स है बोथ। तो नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल्स टू C2 डिवाइडेड बाय C1। ये इक्वेशन हमें ध्यान में रखना है। कब, जब हमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट दिया है क्वेश्चन में, तो इक्वेशन क्या आएगा हमारा, P1 डिवाइड बाय P2 इज इक्वल्स टू C2 डिवाइड बाय C1। ये जो है अभी आपको करना क्या है, बस एक वर्क करना है मेन, ये इक्वेशन को एक पेज पे लिख लेना है। और जो हमने 3 एनालिसिस किए थे, अगर आपने पूरी एनालिसिस नहीं लिखी तो भी चलेगा, लेकिन जो फाइनल वाला हमने इक्वेशन बनाए थे
वहां पर लिखिएगा इफ प्राइस इज इक्वल टू कांस्टेंट देन C1 upon C2 is equals to E1 upon E2. If consumption is equals to constant, then P1 upon P2 is equals to E1 upon E2. And when expenditure is constant, then P1 upon P2 is equals to C2 upon C1. ध्यान में रखिएगा C2 upon C1 है, ना कि C1 upon C2. अगर आपने यहाँ पर गलत कर दिया तो टोटल इक्वेशन और टोटल प्रॉब्लम गलत हो जाएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो दिल से लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से आपके भी कुछ फ्रेंड्स को चैप्टर बहुत इजी वे में सीखने को मिल जाए तो शेयर भी कर देना. थैंक यू ऑल. और सुनो, कल हम इसी पे क्वेश्चन देखने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, आराम से देखेंगे. 2 लेक्चर में हम क्वेश्चन ही देखने वाले.